गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 39 के लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 39 है वो बेसिकली इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। और जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, ऐसी कई सारी कंसेप्ट डिस्कस की। और वो सब जो कंसेप्ट थी इम्यून सिस्टम की आपको इजीली समझ में आ गई होगी। आज हम एक टॉपिक जो इम्यून सिस्टम से ही रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, टीके और टीकाकरण, ये आज का टॉपिक है। आप सभी को वैक्सीन्स के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में कुछ जानकारियां होंगी। और हम सभी ने हमारी जो अर्ली चाइल्डहुड है, हमारा जो बचपन है, उसमें हम लोगों के कई सारे वैक्सीन्स या टीके लगे हैं। तो आज हम इम्यून सिस्टम से संबंधित इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, टीके और टीकाकरण। तो वन बाय वन समझेंगे क्या है, किसने खोज की, तो कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। तो पहले एक नाम आता है एडवर्ड जेनर का। नाम याद हो गया आपको? एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण का जनक माना जाता है। 1976 की बात है ये। 1976 में एडवर्ड जेनर ने पहली बार एक वैक्सीन, एक टीका डेवलप किया जो काऊ पॉक्स उसके लिए था। और एडवर्ड जेनर ने इस काऊ पॉक्स वैक्सीन को विकसित करके पहली बार इस वैक्सीन के द्वारा जेम्स फिप्स नामक एक बालक था, उसको बचाया इस रोग से। और उसमें इस रोग के प्रति इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता विकसित की। और अपने इस काम के कारण एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ
इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन टीकाकरण का जनक माना जाता है। तो एक हिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया। पहली बार कौन से वैज्ञानिक ने वो टीका विकसित किया, तो उसके बारे में एक डिस्कशन हमारा हुआ। अब बात ये है वैक्सीन एक्चुअल में है क्या, पहले तो अपन ये डिस्कस करें टीका किसे कहेंगे, और फिर डिस्कस करेंगे टीकाकरण वैक्सीनेशन क्या है, और फिर हमारे सिलेबस में डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन्स, अलग अलग प्रकार के टीकों के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स सहित दिया गया है, वो डिस्कशन हम करेंगे। तो पहली बात करें वैक्सीन है क्या। तो एक चीज हम समझें कि जो टीके हैं या जो ये वैक्सीन्स हैं, ये इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र की जो मेमोरी सेल्स हैं, जो स्मृति कोशिकाएं हैं, उन मेमोरी सेल की जो कंसेप्ट हैं या जो प्रिंसिपल है, उस पर वैक्सीन या वैक्सीनेशन की प्रोसेस बेस्ड है, आधारित है। तो जिस वैक्सीन्स की और वैक्सीनेशन की आज हम बात कर रहे हैं, ये वैक्सीन्स और वैक्सीनेशंस ये काम करती हैं इम्यून सिस्टम की जो मेमोरी सेल्स हैं, स्मृति कोशिकाएं हैं, उनकी कंसेप्ट पर ये काम करती है। इज दैट क्लियर? अब क्या है मेमोरी सेल? तो ऐसा हमने समझा था कि जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदर्शित होती है, तो उस समय हमने कहा था कि वही एंटीजन या रोग कारक जब दूसरी बार शरीर में प्रवेश करता है, तो पहले संक्रमण के समय बनी हुई मेमोरी सेल, स्मृति कोशिकाएं उस दोबारा प्रविष्ट हुए एंटीजन को नष्ट कर देती हैं, उदासीन कर देती हैं। तो जब भी किसी एंटीजन का या रोग कारक का शरीर में पहली बार संक्रमण या प्रवेश होता है, तो उस समय इम्यून सिस्टम स्मृति कोशिका या मेमोरी सेल का निर्माण कर लेता है। तो उसी मेमोरी सेल की जो कंसेप्ट है, उसी प्रिंसिपल पर वैक्सीनेशन या टीकाकरण जो है वो आधारित है। इज दैट क्लियर? अब मैंने यहां एक चीज और लिखी है कि जो वैक्सीनेशन है ये एक उदाहरण है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का। तो उस दिन हमने डिस्कस किया था, कुछ डिफरेंसेस डिस्कस किए थे। एक्टिव इम्यूनिटी यानी सक्रिय प्रतिरक्षा और पैसिव इम्यूनिटी यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और एक्टिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार की बताई थी, नेचुरल, आर्टिफिशियल। पैसिव इम्यूनिटी भी आपको दो प्रकार की बताई थी, नेचुरल, आर्टिफिशियल। तो जिस वैक्सीनेशन की
टीकाकरण की हम बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का। तो प्रिंसिपल तो है इसका, मेमोरी सेल की कंसेप्ट पर काम कर रहा है वैक्सीनेशन, और ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का। मतलब प्रतिरक्षा तंत्र खुद एक्टिव स्टेट में होगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब कि ये सक्रिय प्रतिरक्षा, हमने उस दिन डिस्कस किया था कि सक्रिय प्रतिरक्षा दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, नेचुरली, आर्टिफिशियली। नेचुरली कैसे? कि जब किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ, यानी रोगजनक एंटीजन शरीर में प्रविष्ट हो गया, तो जब रोगजनक या एंटीजन शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा और उसके कारण मेमोरी सेल बनेगी और एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट हो जाए, तो उसे तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। और यही काम अगर हम वैक्सीनेशन के द्वारा करवाएं, तब इसे हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। यानी हम किसी मटेरियल को यूज में लें, वो मटेरियल क्या हो सकता है? वो मटेरियल या तो हो सकता है एंटीजन, या एंटीजन का मिक्सचर ले लें, या कोई टॉक्सिन विष ले लें जो किसी जीवाणु ने, विषाणु ने, किसी सूक्ष्म जीव ने रिलीज किया है, वो भी हम ले सकते हैं। तो एंटीजन या एंटीजन का मिक्सचर या सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न कोई आविष, टॉक्सिन, ये हम लें और इनके द्वारा इनको हम शरीर में प्रवेशित करवाएं और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दें। तो ये जो प्रोसेस हुई, इसको हमने वैक्सीनेशन कहा। और ये जो मिक्सचर था, या एक एंटीजन लिया या किसी सूक्ष्म जीव का टॉक्सिन लिया, इन्हें हम वैक्सीन्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो जब भी वैक्सीन बॉडी में एंटर करेगी, तो वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इस क्रिया द्वारा जो भी रोगजनक अगली बार एंटर करेगा तो उसे उदासीन कर देगी, उसे नष्ट कर देगी। तो अभी हमने एक चीज डिस्कस की कि जो वैक्सीनेशन, टीकाकरण की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम के मेमोरी सेल की कंसेप्ट, स्मृति कोशिका की संकल्पना पर आधारित है। दूसरी बात मैंने डिस्कस की कि जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, ये उदाहरण है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एक उदाहरण है। तो दो बातें यहां से हमें क्लियर हुई। तीसरी बात मैंने डिस्कस की, वैक्सीन है क्या? तो हमने कहा कोई एंटीजन हो सकता है, एंटीजन का मिक्सचर ये हो सकता है, या किसी सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स के द्वारा उत्पन्न होने वाला कोई टॉक्सिन, आविष हो सकता है। तो ये जो मटेरियल मैंने बात की, एंटीजन, एंटीजन का मिक्सचर, कोई टॉक्सिन जो सूक्ष्म जीव ने बनाया, ऐसे जो मटेरियल है, इनका उपयोग करें और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को प्रेरित करें, उत्पन्न करें। तो
ऐसे जो मटेरियल है वो वैक्सीन या टीके कहलाते हैं। और फिर इस वैक्सीन की सहायता से अगर हम इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करें, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करें, तो उस प्रक्रिया को वैक्सीनेशन, टीकाकरण कहा जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूं दोनों डेफिनेशन। वैक्सीन्स क्या है, टीका किसे कहेंगे? ऐसे मटेरियल जो एंटीजन हो सकते हैं, एंटीजन का मिक्सचर हो सकते हैं, या किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न किए गए टॉक्सिन्स आविष हो सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिनका उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित या उत्पन्न करने के लिए करें, उन मटेरियल्स को वैक्सीन्स या टीका कहा जाएगा। यहां तक ठीक। अब वैक्सीनेशन आप किसको कहोगे? कि वो प्रोसेस जिसमें हम इन वैक्सीन्स का उपयोग करें, इन टीकों का उपयोग करें और इम्यून रिस्पॉन्स, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करवाएं, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को वैक्सीनेशन, टीकाकरण, अंग्रेजी में इसके लिए इम्यूनाइजेशन, ये शब्द भी उपयोग में लिया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया वैक्सीन्स क्या है, वैक्सीनेशंस क्या है। तो अभी तक 4 बातें मोटे रूप से डिस्कस हुई। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था एक हिस्ट्री के बारे में। तो एडवर्ड जेनर का नाम आता है। 1976 में काऊ पॉक्स के लिए एडवर्ड जेनर ने पहली बार एक वैक्सीन, टीका विकसित किया। दूसरी जानकारी हमने डिस्कस की कि जो वैक्सीनेशन है या जो टीकाकरण है वो किस प्रिंसिपल पर, प्रतिरक्षा तंत्र के किस सिद्धांत पर टीकाकरण आधारित है। तो हमने बात की मेमोरी सेल्स की, स्मृति कोशिकाओं की। तीसरा डिस्कशन हमने किया कि जिस वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की हम बात कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण है, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का एक उदाहरण है वो। ओके, फिर चौथी बात हमने डिस्कस की वैक्सीन किसे कहेंगे और वैक्सीनेशन क्या है। यहां तक ठीक। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स की। 5 प्रकार की हमारे सिलेबस में दी हुई है। तो कुछ डिस्कशन अब इनके बारे में कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम करेंगे। पहले प्रकार की जो वैक्सीन्स हैं ये लाइव डाइल्यूटेड है, जीवित हैं लेकिन तनुकृत हैं, या इन्हें एट्यूनेटेड मतलब क्षीण, एट्यूनेटेड का मतलब होता है दुर्बल। तो ऐसी वैक्सीन्स जो जीवित तो है लेकिन तनुकृत कर दी गई हैं, या ऐसी वैक्सीन्स जो दुर्बल है। अब क्या मतलब है, मैं कुछ बातें यहां डिस्कस करूंगा। क्या करते हैं हम इसमें कि इस प्रकार की वैक्सीन्स में हमने कहा था वैक्सीन्स क्या है, एंटीजन, एंटीजन का मिक्सचर या सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न टॉक्सिन। तो इस पहले प्रकार की वैक्सीन में हम जो मटेरियल
आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा को उत्पन्न करने के लिए जो मटेरियल काम में लेंगे वो क्या है वो समझना। तो क्या किया कि वायरस, विषाणु जो कोई रोग उत्पन्न करता है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उस वायरस को हम कल्चर करवाते हैं, संवर्धन करवाएंगे या उसकी वृद्धि करवाएंगे अनफेवरेबल कंडीशंस में, कि जहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं है उसके लिए, ऐसी कंडीशंस में हम इस वायरस की ग्रोथ करवाते हैं या उसकी कल्चर करवाते हैं। क्लियर? तो क्या होगा जब इसे लंबे समय तक अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करवाएंगे, तो होगा ये कि जब लंबे समय तक इसे प्रतिकूल परिस्थिति में, अनफेवरेबल कंडीशन में कल्चर किया, तो धीरे धीरे इस वायरस में ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर रेप्लिकेट या प्रतिकृति करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी। ये अपनी वो कैपेसिटी लॉस्ट कर देगा कि ह्यूमन में रेप्लिकेट हो सके। तो अब ये दुर्बल हो गया या तनुकृत हो गया है, और अब इनका उपयोग हम वैक्सीन के रूप में करेंगे। तो ह्यूमन में एंटर करवाने पर टीकाकरण करवाएंगे, और ऐसी ये वैक्सीन या मटेरियल जब मानव शरीर में प्रवेश करेंगे तो इनमें इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने की क्षमता तो है, लेकिन रोग उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे जो वैक्सीन्स हैं वो क्षीण टीके या जीवित तनुकृत टीके कहलाते हैं। पता होगा आपको, ओरल पोलियो वैक्सीन, मुंह से जो पोलियो की वैक्सीन्स पिलाई जाती हैं, वो ऐसी ही वैक्सीन का एक एग्जाम्पल है। रूबेला की जो वैक्सीन है, ये भी ऐसी ही वैक्सीन का एक एग्जाम्पल है। अब जनरली इसमें करते क्या है कि वायरस को मुर्गी के जो चूजे हैं उनमें प्रवेशित करवाया जाता है लंबे समय तक। तो बार बार ऐसा करने से इन वायरस में अब मानव शरीर में रेप्लिकेट यानी प्रतिकृति करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की जो वैक्सीन्स हैं वो लाइव डाइल्यूटेड या एट्यूनेटेड वैक्सीन्स कहलाती हैं। अब ऐसी वैक्सीन्स का नुकसान भी है। नुकसान क्या? कई बार क्या होता है कि ये जो वैक्सीन्स हैं जिसे हमने दुर्बल कहा था, कई बार ये वायरुलेंट हो जाती है, उग्र प्रभेद में बदल जाती है। मतलब इनमें दोबारा मानव में रेप्लिकेट करने की क्षमता आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये वैक्सीन हानिकारक या नुकसानदायक हो जाती है। पहला डिस्कशन हुआ। अब हम बात करेंगे हीट और केमिकल किल्ड वैक्सीन्स। इसमें क्या करते हैं हम कि जो रोगजनक हैं उस रोगजनक या एंटीजन को या तो ताप से किल्ड कर देते हैं या कुछ रसायनों से उसे उपचारित करते हैं, जिसके कारण उनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। लेकिन अभी भी इनमें इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की क्षमता बनी रहती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा ही एक केमिकल है, इसका उपयोग करते हैं। टेम्परेचर का उपयोग किया जा सकता है।
तो पोलियो के जो इंजेक्शंस हैं, टाइफॉइड की जो वैक्सीन है, ये सब हीट किल्ड और केमिकल किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं। तो ये ताप उपचारित है, ताप से मारी गई वैक्सीन है या रसायनों द्वारा किल्ड की गई वैक्सीन है। तीसरी जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं वो है टॉक्सॉइड आविष टीके, हिंदी में इस नाम से हम इसे जानते हैं। तो आविष टीके क्या है? मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसी कंडीशंस की जिसमें क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो स्वयं कोई रोग उत्पन्न नहीं कर रहा है, असामान्यता उत्पन्न नहीं कर रहा है, बल्कि उस सूक्ष्म जीव के द्वारा कुछ आविष टॉक्सिन्स रिलीज किए जाते हैं और उनके कारण असामान्यताएं या रोग उत्पन्न होते हैं। टिटनेस का एग्जाम्पल ले ले कि जो टिटनेस जो रोग है वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु, और इस जीवाणु के द्वारा टिटेनोस्पोरमिन नामक एक टॉक्सिन रिलीज किया जाता है, टिटेनोस्पोरमिन। तो ये जो टॉक्सिन है उसके कारण असामान्यताएं, रोग उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि इन टॉक्सिन्स का ही उपयोग, इन आविष को तनुकृत कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं, ताकि इनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाए, लेकिन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की क्षमता बनी रहे। तो ऐसे जो टीके, ऐसे जो वैक्सीन हैं, वो आविष टीके टॉक्सॉइड वैक्सीन्स कहलाती हैं। टिटेनस, डिप्थीरिया, इनकी जो वैक्सीन है वो इस श्रेणी में आती हैं, वो आविष टीकों का उदाहरण है। ओके, चौथी बात कर रहे हैं कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, सयुग्मी इकाई टीके। इन्फ्लुएंजा इसका एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या करते हैं, हम दो घटकों को मिलाते हैं। तो एक तो क्या करते हैं, जो रोगजनक है उसके कैप्सिड, प्रोटीन का एक आवरण होता है, उस कैप्सिड को हम वैक्सीन के रूप में काम में लेते हैं, प्लस वाहक प्रोटीन के साथ इस कैप्सिड को जोड़ देते हैं। तो दो घटकों से मिलकर ये वैक्सीन्स बनी हुई हैं, इसलिए इसका नाम ही क्या दिया गया है, कॉन्जुगेटेड यूनिट वैक्सीन। तो एक कंपोनेंट तो इसमें कैप्सिड है, पैथोजन का, सूक्ष्म जीव का, और दूसरा इसके साथ एक वाहक प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है। लास्ट एग्जाम्पल ले रहे जेनेटिक इंजीनियर्ड वैक्सीन। ये आनुवंशिक अभियांत्रिकीय टीके हैं और इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा बनाया गया है। तो ऐसी डीएनए वैक्सीन्स हो सकती हैं, आरएनए वैक्सीन्स हो सकती हैं, वो इस कैटेगरी में आती हैं। तो जो सबसे उन्नत लास्ट में हमने डिस्कस किया वो है जेनेटिक इंजीनियर्ड वैक्सीन। ओके, तो आज का टॉपिक जो था वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।